हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज माथुर। आज हम कक्षा 11 में चित्रकला विषय में लेसन नंबर 4 भारतीय कला स्थापत्य में मौर्योत्तरकालीन प्रवृत्तियाँ, इस लेसन के बारे में पढ़ेंगे। विशेष रूप से मैंने आपको पिछले कुछ समय में कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं बताई थी। जैसे मुख्य परिभाषाओं का हम एक बार जिक्र करते हैं कि जैसे पहली बात, जातक कथाएं जो बुद्ध से रिलेटेड है। वो जातक कथाएं क्या होती थी? भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की जन्म जन्मांतर कथाएं, भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की जन्म जन्मांतर कथाएं, वो क्या कहलाती थी? जातक कथाएं। यानी भगवान बुद्ध ने जब बुद्ध रूप में अवतरित हुए और उसके पूर्व उन्होंने जो जो रूप धारण किए और उन रूपों में उन्होंने जो अच्छे और पुण्य के कार्य किए, वो कहलाई जातक कथाएं। इसी प्रकार हम पढ़ते हैं चैत्य और विहार। ये वो काल था जब बौद्ध धर्म प्रबल था और अनेक बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे। तो चैत्य क्या होता था? जहां पर बौद्ध भिक्षु पूजा या आराधना किया करते थे, वो क्या कहलाते थे? चैत्य। विहार, जहां पर बौद्ध भिक्षु निवास या अध्ययन किया करते थे, वो क्या है? विहार कहलाता था। इसी प्रकार स्तूप प्राचीन काल में बौद्ध धर्म में स्तूपों का निर्माण किया गया था और स्तूप निर्माण का उद्देश्य यश और समृद्धि में वृद्धि करना था, कि यश और सम्मान में वृद्धि, वो स्तूप कहलाता था। स्तूप का आकार इस तरह से हुआ करता था, मतलब ये बड़े बड़े स्तूपों का निर्माण किया जाता था इस तरह से, और ये ईंटों और पत्थरों से बनाया जाता था। ईंटों और पत्थरों से स्तूप का निर्माण किया जाता था और इन स्तूपों में भगवान बुद्ध की अस्थियों को रखा जाता था, वो कहलाते थे स्तूप। मौर्य काल में स्तूपों का निर्माण किया गया था, परंतु जो बाकी की साज सजावट का कार्य किया गया वो शुंग काल में किया गया था। तो मौर्य काल में स्तूपों का निर्माण किया गया था और स्तूप निर्माण में के उद्देश्य में क्या होता था? स्तूप निर्माण का उद्देश्य यश और मोक्ष की प्राप्ति भी था, कि जो व्यक्ति स्तूप का निर्माण करता था वो क्या करता था? वो उसे यश मिलता था और मोक्ष की प्राप्ति होती थी। इसी प्रकार इस स्तूप में ही अनेक प्रकार की होती थी, जैसे प्रदक्षिणा पथ क्या होते हैं? कि मंदिर के जो चारों तरफ परिक्रमा आदि बोलते हैं, उसको प्रदक्षिणा पथ बोला जाता था। मंदिर के चारों तरफ जो परिक्रमा बनाई जाती है वो क्या कहलाती थी? प्रदक्षिणा पथ कहलाती थी। इसी प्रकार ये तो हुआ मुख्य बातें। अब हम इस लेसन से रिलेटेड कुछ बातें पढ़ेंगे, जैसे भारतीय कला और स्थापत्य में मौर्योत्तरकालीन प्रवृत्तियां। जैसे हम जानते हैं कि ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी तक भारतवर्ष में मौर्य साम्राज्य फैल गया था और ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के बाद
अनेक शासकों ने इस विशाल मौर्य साम्राज्य, इस विशाल मौर्य साम्राज्य में के अलग अलग हिस्सों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। जैसे उत्तरी भारत और मध्य भारत में, मतलब जैसे उत्तरी भारत और मध्य भारत में अनेक प्रकार के वंश, जैसे शुंग, कण्व, कुषाण, गुप्त, शुंग, कण्व, कुषाण, गुप्त आदि शासकों ने अपना नियंत्रण स्थापित किया। और भारत के इसी प्रकार दक्षिणी और पश्चिमी भारत में, दक्षिणी और पश्चिमी भारत में जैसे सातवाहनों, इक्ष्वाकुओं, अभीरों, ये क्या है, वंश हैं। सातवाहनों, इक्ष्वाकुओं, अभीरों। इसके अतिरिक्त जैसे वाकाटकों, वाकाटक शासकों ने, पल्लव शासकों ने, ये मतलब अनेक प्रकार से मौर्य साम्राज्य के हिस्सों पर अधिकार कर लिया था। अब हम मुख्य रूप से मूर्तिकला के कुछ उत्कृष्ट उदाहरण हैं जो भारत के विभिन्न हिस्सों पर में पाए गए हैं, अवशेष। जैसे कुछ उत्कृष्ट नमूने, जैसे विदिशा, विदिशा, बरहुत यानी मध्य प्रदेश, बोधगया यानी बिहार, बोधगया यानी बिहार, जगयपेट यानी आंध्र प्रदेश, जगयपेट यानी आंध्र प्रदेश। इसके अतिरिक्त मथुरा उत्तर प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश। अन्य है जैसे खडगिरी, उदयगिरी, खडगिरी, उदयगिरी, यह है ओडिशा में। ऐसे ही पावनी यानी नागपुर के निकट पाए गए हैं, पावनी यानी नागपुर के निकट पाए गए। मतलब ये कुछ हिस्से हैं और इन हिस्सों में ये कुछ उत्कृष्ट नमूने हैं जिनमें विभिन्न प्रकार के स्तूपों आदि, मंदिरों आदि का निर्माण किया गया था। अब हम जो मुख्य स्थिति है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे यहां पर सबसे पहला उदाहरण दिया गया है शुंग काल का, कि शुंग काल में क्या क्या हुआ था। मुख्य रूप से हम शुंग काल के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि मौर्य काल के बाद का काल कहलाया शुंग काल। अब शुंगकालीन कला का समय 188 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक का माना गया है। इस शुंग काल के जो संस्थापक थे वो थे पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग मतलब पुष्यमित्र शुंग नामक सेनापति ने मौर्य वंश के अंतिम शासक, मौर्य वंश के अंतिम शासक वृहद्रथ की हत्या करके
शुंग साम्राज्य की स्थापना की और इसी के उत्तराधिकारी शुंगवंशी कहलाए। यानी पुष्यमित्र शुंग क्या था? एक सेनापति था जिसने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग साम्राज्य की स्थापना की और इसी के उत्तराधिकारी शुंगवंशी कहलाए। अब मैं आपको बता दूं कि शुंग काल में अनेक स्तूप के बारे में हम आगे और बहुत कुछ चर्चा करेंगे। अनेक शुंग काल में अनेक स्तूपों, गुफाओं, मूर्तियों और स्थापत्य कला का विकास हुआ और स्थापत्य कला का विकास हुआ। मतलब इस समय में अनेक स्तूपों, गुफाओं, मूर्तियों, स्थापत्य कला जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, भवन निर्माण संबंधी कला यानी स्थापत्य कला आदि का विकास हुआ। और शुंग काल में पाषाण मतलब क्या होता है? पत्थर, यानी पत्थरों पर मूर्तियों और स्थापत्य का अंकन किया गया और जो इस काल के शिल्पियों को भारतीय कला के लिए अमूल्य देन है। मतलब कहने का मतलब कि शुंग काल में पाषाण पर अनेक मूर्तियों का निर्माण किया गया और जो भारतीय शिल्पकला को इस काल की एक अमूल्य देन मानी गई है। यानी पत्थरों पर विभिन्न प्रकार की कारीगरी की गई, अनेक प्रकार की मूर्तियां बनाई गई और इन्हीं शिल्पियों ने, मतलब जो जैसे अनेक शुंग काल के, मौर्य काल के अनेक प्रकार के शिल्पी थे, जो है इन्हीं शिल्पियों की कला से भारतीय मूर्ति कला के सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। सिंपल सी बात जो मैंने आपको बताई है कि शुंगकालीन कला का समय 188 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक माना गया है और पुष्यमित्र शुंग नामक सेनापति ने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग साम्राज्य की स्थापना की और इसी के उत्तराधिकारी शुंगवंशी कहलाए। इस काल में, शुंग काल में अनेक स्तूपों, गुफाओं, मूर्तियों और स्थापत्य कला का निर्माण किया गया और शुंग काल में पाषाण यानी पत्थर पर अनेक मूर्तियां उकेरी गई थी जो शुंग काल को भारतीय कला के लिए अमूल्य देन है, क्योंकि इन्हीं शिल्पियों से भारतीय मूर्ति कला के सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। अब मुख्य रूप से शुंग काल में क्या बनी? स्तूप, गुफाएं, मूर्तियां आदि बने। तो इन शुंगकालीन मूर्ति कला के क्या विषय रहे थे? मुख्य बात कि शुंगकालीन मूर्ति कला के क्या विषय रहे। तो शुंगकालीन मूर्ति कला के विषय कि मूर्तियों के क्या विषय रहे। मैं आपको बता दूं कि शुंग काल में अनेक प्रकार की मूर्तियों का निर्माण किया गया, जैसे गजलक्ष्मी, लक्ष्मी, युगल आकृतियां, कमल दल, बेलें, लताएं, यक्ष, यक्षिणियां, नाग नागिन, अप्सराएं, विभिन्न प्रकार के वृक्षों का अंकन भी इस काल में किया गया और जैसे ऐतिहासिक कथाओं, भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित दृश्य और जातक कथाओं का अंकन यहाँ इस काल में किया गया था। जातक कथाएं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जातक कथाएं यानी भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की जन्म जन्मांतर कथाएं जिसमें उन्होंने अच्छे और पुण्य के कार्य किए थे, वो कहलाती है जातक कथाएं कहलाती है। तो शुंग काल की मूर्ति कला की ये विषय थे। अब कहां पर बनाए गए? ये स्तूपों पर निर्मित किए गए। कहां पर? स्तूपों पर इन कथाओं को निर्मित किया गया था। इन स्तूपों पर क्या क्या बनाई गई थी? गजलक्ष्मी, अनेक प्रकार की मूर्तियां जैसे गजलक्ष्मी, लक्ष्मी, युगल आकृतियां, कमल दल, बेले, लताएं, यक्ष यक्षिणियां, नाग नागिन, ऐतिहासिक कथाओं का अंकन किया गया।
इसके अतिरिक्त जाता कथाएं, भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की जन्म जन्मांतर कथाएं, इन कथाओं का यहाँ पर अंकन किया गया। अब जो हम मुख्य रूप से बात कर रहे हैं, हम अगले टॉपिक में विशेष रूप से सांची बरहुत के स्तूपों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे।